दोस्तों, फिजिक्स विद आसिफ मिश्रा में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको ऊष्मा के बारे में बताया था, एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, और उसमें लास्ट में आपको मैंने बताया था वे ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी या वे ऑफ ट्रांसफ़र हीट को चलने के माध्यम कितने होते हैं, वहाँ तक मैंने वीडियो को छोड़ा था। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आप इसको ज़रा माइंड करें, नोटिस करें, पढ़ें, फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें क्या आता है या क्या नहीं आता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको उस प्रॉब्लम से के सॉर्ट आउट कराऊँगा। उसमें आपको जो न्यू मिले या नहीं मिले, कुछ नया मिले तो उसको गेन कर लेना। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आगे मैं आपको टॉपिक पे ले चलता हूँ। टॉपिक मेरा चल रहा है हीट एंड एनर्जी। ये टॉपिक इसका सेकेंड होगा और इसके जस्ट बाद इतने ही मैटर के मैं न्यूमेरिकल दूंगा। इसके बाद में न्यूमेरिकल वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो आप कृपया यहाँ पर देखिए। अब तक ये नहीं देखेंगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर टॉपिक पहला आता है कि हीट के वे कितने होते हैं, रास्ते कितने होते हैं, कितने रास्ते से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हीट के चलने के माध्यम जो होते हैं वो होते हैं तीन, और वो तीन कौन कौन से हैं? चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वर्जेशन, और विकिरण, रेडिएशन। तीन माध्यम से हीट चलती है। अब तीन ही क्यों? उसका कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर किसी सॉलिड में, अगर किसी ठोस पदार्थ में ऊष्मा को स्थानांतरित होना है, ऊष्मा का यदि चालन होना है तो उसका माध्यम होगा चालन। अगर किसी ठोस पदार्थ में ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका ट्रांसफ़र होने का जो वे होगा वो होगा कंडक्शन, चालन। अब ठोस में ही क्यों, कंडीशन क्यों? देखो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि ठोसों में या सॉलिड पदार्थों में ऊष्मा ट्रांसफ़र होने की कंडीशन है या ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है, किस विधि से? चालन से, संवहन से, विकिरण से, या इसमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा क्या? चालन। अब ये होता कैसे है, ज़रा इसको जज करें। यहाँ पर मैंने देखा है कि दिखाया है कि यहाँ पर एक सॉलिड है, इसको हम आयरन भी कह सकते हैं, कोई लोहखंड है, ये लोहा है। लोहे की हमने रॉड को क्या किया, एक मोमबत्ती से या किसी बर्नर से गर्म किया। तो आपको पता है कि प्रत्येक सॉलिड पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है, और ये एटम और मॉलिक्यूल्स जितने पास पास होंगे सॉलिड की उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी। एक बार अगर यहाँ पर इसको हीटेड करें, गर्म करें, तो इस सिरे से क्या होता है, हीट धीरे 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 टाइम लेते लेते कहाँ पर पहुँच जाती है? यहाँ पर। तो एक प्रश्न और परीक्षा में बनता है, क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करें तो यह धीरे धीरे इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। कारण बताओ। कारण में उसका केवल और केवल आंसर आएगा चालन। प्रश्न को कई तरीके से घुमा के पेश किया जा सकता है, आपको परफेक्ट आंसर देखना होगा, वो चालन है, कंडक्शन। अगर किसी लोहे की छड़ को धीरे धीरे गर्म किया जाए एक सिरे पर तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। कारण क्या है? चालन। दूसरा, तवे या किसी और गर्म अंगीठी या किसी कढ़ाई, या देखा जाए आजकल जो चीज़ें आ रही हैं जो वार्म होती हैं, उनके पकड़ने वाली जगह पर हैंडल का यूज़ किया जाता है, जिसमें हो सकता है कोई बैक्यूलाइट प्लास्टिक लगा दिया जाए, या हो सकता है कोई लकड़ी के मुट्ठे को यूज़ किया जाए। तो वो क्यों लगाते हैं? कहा जाता है कि तवे के पिछले वाले हैंडल पर ग्रिप क्यों चढ़ाते हैं, लकड़ी क्यों लगाते हैं? उसका भी आशय होता है कि ऊष्मा चालन के कारण तवे का एक सिरे से गर्म होते होते दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस कारण से उस गर्माहट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ग्रिप चढ़ाते हैं। ध्यान देना। अब होता क्या है, इससे प्रश्न और क्या बनते हैं। जब हम यहाँ पर इसको हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इसकी एनर्जी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा इस एनर्जी को। जब इस एनर्जी को ये अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके स्टोर नहीं करता है, ये अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है, फिर पास वाला मॉलिक्यूल्स अपने पास वाले को, फिर ये अपने पास वाले को, और ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है जब तक कि एक समान रूप से पूरी बॉडी गर्म ना हो जाए। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है, चालन विधि में अणु कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है। हीट का एक वेग कंडक्शन में अणु अपना कभी भी जगह छोड़ता ही नहीं है।
अर्थात अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऊष्मा ट्रांसफ़र की वह विधि बताओ जिसमें अणु स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो वो है सॉलिड में। और सॉलिड में जो प्रोसीजर है वो किसका है? चालन का, कंडक्शन का। इस प्रोसेस में अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, बल्कि एक अणु दूसरे अणु को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो पहला जो सिस्टम हुआ वो हुआ चालन। चालन ऊष्मा ट्रांसफ़र का एक वे है जिसमें बनने वाले प्रश्न कई सारे हैं, मैंने आपको डिस्कस किया है। अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, बल्कि ये वाइब्रेशन मोशन में, देखो वाइब्रेशन मोशन का आशय है कि कोई भी वस्तु गर्मी पाकर फैलती है, और फैलने का मतलब होता है प्रसरित होती है। जब ये प्रसरित होगी तो उसका एक नया टॉपिक बनता है प्रसार। और प्रसार किसका? ऊष्मा से, तो ऊष्मी प्रसार। तो ये इसके बाद वाला टॉपिक है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन या आपके फॉर्मूला आएंगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, और ये एनर्जी का जो वे होता है वो इस तरीके से होता है, कभी इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती है, इस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। लंबाई के अनुदेश, चौड़ाई के अनुदेश नहीं चलती है। कैसे चलती है? लंबाई के अनुदेश। तो एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। दूसरा पॉइंट आता है संवहन। कन्वर्सेशन में होता क्या है जरा देखिए, ये भी एक ऊष्मा चालन का ही वे है। अगर दूसरे वे की देखा जाए, दूसरे वे को, तो संवहन। संवहन में क्या होता है? ऊष्मा का संवहन संभवतः द्रव पदार्थों में होता है। अब द्रव पदार्थों में क्या होता है, इस फिगर से देख रहे होगे। अगर हम कोई बड़ा भी कर लें, इसमें पानी भरा है, तेल भरा है, घी भरा है, कोई भी लिक्विड भरा है जो फ्लोट कर सकता है, बह सकता है। अगर हम यहाँ पर गर्म करें, ये सिंबल है हीट का, अगर कहीं भी ये सिंबल लगा मिल जाए, केमिस्ट्री वगैरह हम देखा होगा रिएक्शन पे ऐसा बना होता है, तो इसका मतलब होता है हीटेड करना, गर्म करना। अगर हम इस कंटेनर को गर्म करें, इस फ्लास्क को गर्म करें, तो गर्म होने के दौरान देखना जरा, मैं इस चीज़ को यहाँ करता हूँ। जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी के अणु हैं, ये क्या करेंगे? नीचे वाले बॉटम से यहाँ से एनर्जी को अवशोषित करेंगे, और जब ये एनर्जी को अवशोषित करेंगे तो ये हो जाते हैं हल्के। हल्के होकर ये क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। अच्छा, यहाँ से जब उठेगा कोई अणु, तो इस जगह को लेने कोई भारी अणु लेने आएगा। तो भारी अणु क्या करते हैं? इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। अब भारी अणु क्या करता है? हीट को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करेगा। हल्का होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। पुनः भारी अणु यहाँ आएगा, और ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू। कब तक चलती रहती है? जब तक कि सारे के सारे अणुओं का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। इसके बाद में अवस्था परिवर्तन की दर लग जाती है, अवस्था परिवर्तन की स्थिति आ जाती है। वहाँ से पानी बॉइलिंग पॉइंट में बदलने लगता है, और ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उसको मैं आगे आपको समझा दूंगा। या पूरा का पानी, प्रत्येक मॉलिक्यूल, प्रत्येक अणु इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो अब ये हीटेड करेंगे, तो अब ये अवस्था परिवर्तित रोटेट करने लगेगा स्टीम में। तो आपको पता है कि पानी, तेल या जो फ्लोट है, जो बह सकते हैं, फ्लो करने वाले होते हैं, उन सभी पदार्थों में ऊष्मा ट्रांसफर का जो वे होता है वो होता है संवहन। कन्वर्सेशन अर्थात द्रव पदार्थों में ऊष्मा चलने की जो विधि होती है वो क्या होती है? संवहन। इससे भी एक प्रश्न बनता है, दिमाग में रखना। आंसर मैक्सिमम ऑप्शन में यही होता है, पर सेंटेंस कई तरीके से घुमा के बनाया जाता है। आशा करता हूँ सेंटेंस को आप पकड़ लेंगे, और कोशिश करते हैं कि आप चैप्टर को और टॉपिक को इंटरेस्ट रूप से पढ़ें। नेक्स्ट आता है टॉपिक वे ऑफ थ्री। हीट को ट्रांसफर होने का तीसरा रास्ता है, वो है विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलीवुड मूवियों में सुना होगा रेडिएशन फैला है, रेडिएशन के कारण ETC। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं अभी चर्चा में डाल देता हूँ। कि मैंने दिखाया यहाँ पर, पृथ्वी से जो सूर्य से जो एनर्जी आती है, जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, वो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, और फिर ये वापस जाती है, उससे पृथ्वी ठंडी पड़ जाती है। ये पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का ग्रहण करना और अपनी ऊष्मा
लेना ये किस विधि से होता है, उसका क्लियर आंसर होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, रेडिएशन में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो चालन में मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, कन्वर्जेशन में, संवहन में मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है, परंतु विकिरण में मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम ये लेता नहीं है। अर्थात विकिरण में एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य द्वारा पृथ्वी जो हॉट होती है, गर्म हो जाती है, विकिरण के कारण हो जाती है, और यही विकिरण रेडिएशन वो क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, और इस रिलीजन के कारण ही पृथ्वी रात को क्या होती है, थोड़ा कोल्ड पड़ जाती है, और इस कोल्ड का भी कारण क्या होता है, रेडिएशन ही होता है। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टॉपिक का जो हीट प्रोसीजर और ट्रांसफ़र है वो मैंने आपको 3 पदों में बताया है, बेहतर तरीके से कोशिश की है। अगर टॉपिक तेज हो रहा हो तो कोशिश करिएगा कि आप इसको स्लो मोशन पे डाल कर देखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें और इंक्लूड की हैं। इंक्लूड क्या किया है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँगा। इंक्लूड यहाँ पर ये किया है टॉपिक कि एक आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉपिक आपने सुना होगा ऊष्मा, पूछ लेना भैया, आप पूछना अपने छोटे बड़ों से, बड़े हों छोटे हों, ज़्यादा से आने हों, उनसे छोटी छोटी बातें। ऊष्मा का यूनिट क्या है, मैं क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन वे क्या है वो देखना। ऊर्जा का यूनिट क्या है, एक क्वेश्चन और पूछना। कार्य का यूनिट क्या है, सभी SI फॉर्म पूछना बेटा, सभी अपने छोटे बड़ों से। कार्य का यूनिट क्या है, और अगर ये सब ना पूछो तो 2 चीज़ें पूछ लेना, ऊष्मा का यूनिट क्या है और ताप का यूनिट क्या है। वो दोनों में इतना भयंकर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा ये क्या है, दोनों के यूनिट सेम ही तो होते हैं। लेकिन नहीं, अगर सेम होते तो मैं आपको बताता ही नहीं इतना सरप्राइज करके। ज़रा ध्यान दें, क्या ध्यान दें, देखें बेटा, जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स का, यूनिट मॉलिक्यूल्स का, पर मॉलिक्यूल्स की जो हीट है, जो एनर्जी है, किसी भी पदार्थ के पर यूनिट, पर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो होती है टेम्परेचर, और इसी का एहसास हमको हीट कराती है। परंतु यहाँ पर एक अंतर है, ध्यान से देखें बेटा मेरे, ताप का यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। पर एक गलती ना करना, कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है, एक बार। हाँ, यूनिट जो है वो SI है। अगर ये वर्ड नहीं लगा है, ध्यान से सुनना, अगर SI वर्ड नहीं लगा है तो यूनिट आपके हो सकते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, केल्विन तो बता ही चुके हैं SI है, एन वैकाइन, इतने यूनिट हो सकते हैं। परंतु कंडीशनल है, अगर SI है तो यूनिट केवल हो सकता है केल्विन। और ऊष्मा के अगर SI यूनिट पूछ रहा हो तो मैं आपको पीछे वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर देखें। वर्क, एनर्जी और हीट के रिलेशन यूनिट क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे वीडियो देखिए जाके, तब आपको पतले पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको दोनों बता देंगे तो टाइम वेस्ट होगा, पीछे आप जाके देखिएगा, फिर आपको इसका, इसका और इसका सभी का यूनिट और उनके कंपेरिजन समझ में आ जाएंगे। तो ताप, तापमान और तापमापी, तो मैं यहाँ पर आपको जिस डायरेक्शन में मोड़ रहा था उसका मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि आप कहाँ पर मुड़ के जाएं, तापमापी पर। कहाँ पर जाएं, तापमापी पर।
स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को स्केल करने के लिए हमने लिखे तो 4 हैं, परीक्षा रिलेशन इससे ही बनाती है, पर एक और यूनिट होता है रैंकाइन। ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको बता दूंगा, पर यहाँ पर आप तसल्लीम सुने, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप बढ़ाने लगेंगे, हल्के में लो। देखना जरा, केवल एक लाइन लिखेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक कन्फर्म। ये क्या है? सेल्सियस। ये क्या है? -0। माइनस नहीं किया है पर मैंने डैश लगाया है, माइनस नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्सियस पैमाने में उसके डिवीज़न ऑफ पार्ट कितने होते हैं, भागों की संख्या कितनी होती है, इक्वल। ध्यान देना। दूसरा लिखा मैंने फ़ारेनहाइट माइनस, अपॉन में मैंने क्या लिखा 180। फिर मैंने लिखा र्यूमर 0, अपॉन में कितना लिखा 80। फिर मैंने लिखा केल्विन माइनस 273.16 होता है प्रॉपर, नहीं तो मोटा मोटा इतना भी चलता है। यहाँ पर क्या लिखा। अब ध्यान देना, ये जो है ये नंबर, ये बेटा जो होता है वो होता है लीस्ट फिक्स पॉइंट। इसी को हम बेटा कहते हैं आइस पॉइंट, इसी को हम बेटा कहते हैं हिमांक। किसी पर्टिकुलर स्केल पर उसका हिमांक बिंदु सबसे मिनिमम पॉइंट होता है, इस वजह से इसको लिखते हैं लीस्ट फिक्स पॉइंट। यहाँ पर मैंने बताया था ये होते हैं भागों की संख्या, मतलब इस स्केल में नंबर ऑफ डिवीज़न कितने पार्टों में इसको बांटा गया है। अब देखना बेटा, अगर पहला पॉइंट ये है और भाग ये हैं तो भैया मेरे पहले और इसको जोड़ देंगे तो टोटल भाग निकल आएंगे। अगर टोटल भाग इसके देखे जाएं तो बेटा कितना आएगा 100 प्लस का 0, अर्थात रहा कितना 100 डिग्री सेल्सियस। यही तो उच्चतम होगा, और यही उच्चतम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीम पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम पॉइंट। अगर शॉर्ट वे में देखें तो हम इसको कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है तो जागृत हो जाना, UFP भी कहते हैं। अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, आइस पॉइंट, हिमांक इज सिमिलर। लोअर अपर फिक्स पॉइंट, स्टीम पॉइंट या भाप बिंदु, ये भी क्या होता है सिमिलर। अब इन सारी चीज़ों में आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या अगर फ़ारेनहाइट के लिए पूछा जाए तो इसका आइस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, 32 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान देना। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए इसका स्टीम पॉइंट क्या होगा तो इसका स्टीम पॉइंट बेटा क्या होगा 180 प्लस का 32। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल करना आपको आता है, कितना आता है, ये हो गया 2, 8, 3, 11 और 212। ये 212 फ़ारेनहाइट डिग्री लगा सकते हैं आप, है ना, आप देख लेना, कंफर्म है। फिर क्या है र्यूमर। र्यूमर का बेटा क्या है आइस पॉइंट, इसका आइस पॉइंट बेटा 0 डिग्री र्यूमर है। और र्यूमर का स्टीम पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट बेटा है इसका क्या 80 प्लस 0 उतना ही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत करने की बात नहीं है। केल्विन में बेटा क्या हो जाएगा आइस पॉइंट, इसका बेटा आइस पॉइंट हो जाएगा, ध्यान देना 273.16, माइनस नहीं लगाते डैश लगाते हैं, 16 केल्विन, 9 डिग्री। केल्विन में आपका जो स्टीम पॉइंट होगा बेटा वो क्या होगा, तो बेटा होगा इसमें इसके भागों की संख्या जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 373.16 केल्विन। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न ही लिखे हैं। फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट क्या होता है, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, या कभी चालाकी पूछता है, देखना ध्यान रखना।
फ़ारेनहाइट पैमाने से मापे जाने पर जल का हिमांक बिंदु क्या होगा, या पानी कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, या पानी कितने फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है, पानी कितने र्यूमर पर, पानी कितने केल्विन पर, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर, etc। पर आप लोग किसके आदी होते हैं, इतने पे। इतनी बात समझ में आई। इस पे ना हो, सभी को देखो। डन। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, स्टडी करो, क्वेश्चन में आके उसको देखो कि हमको कितना आता है, फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। आगे आपको एक जादू की छड़ी दिखाते हैं। क्या है ये जादू, ध्यान दें। 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी लेवल में कंपटीशन में आपने पढ़ा होगा द रिलेशन ऑफ वेरियस स्केल ऑफ टेम्परेचर पॉइंट। इनके भी रिलेशन क्या होता है, हुआ नहीं है भैया, जीरो घटाने या जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा हल्का कर लें, जीरो सभी के साफ कर दे रहे हैं। डन, इट्स डन। अगर सब इक्वल में है तो 10 से सभी में भाग चला जाएगा, 10 से कॉमन लेके कट कर लो या 10 से भाग दे लो। ओके, अब कितने जा रहा है इसमें, 2 से 5 चला गया भैया मेरे, ये 5 हो गया। इसमें 2 से जा रहा है 9, हाँ। इसमें जा रहा है, हाँ 4। इसमें जा रहा है, हाँ 5। तो इनके बीच जो प्यारा सा रिलेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है C/5, F- का 32/9, R/4 इक्वल टू में K- का 273.16/5। अब देखो सवाल, डिग्री सेल्सियस पे आपको वैल्यू दे, फ़ारेनहाइट पूछे, इतना यूज कर लो। फ़ारेनहाइट पे दे, सेल्सियस पूछे, फिर से इतना यूज कर लो। फ़ारेनहाइट पे दे, र्यूमर पूछे, इतना यूज कर लो। र्यूमर दे, फ़ारेनहाइट पूछे, फिर से वही यूज कर लो। 2 वैल्यू, 3 का कभी पूछा नहीं है। अच्छा, र्यूमर दे, केल्विन पूछे, इतना यूज कर लो। केल्विन दे, डिग्री सेल्सियस यूज कर लो, इतना यूज कर लो। इतना तो समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं। अब कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो कम्पिटिटिव माइंड रखिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज़ आपको बताते हैं। आपने एक चीज़ यहाँ पर शो की होगी, आपने ये देखा होगा ऊपर यहाँ पर देखो, अच्छा रहा जो यहाँ पर लिखा था, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ा। आप देख रहे हो कि भागों की संख्या केल्विन और सेल्सियस में इक्वल है। अगर भागों की संख्या इक्वल है तो टेम्परेचर का जो डिफरेंट होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे T2 माइनस का T1 इन डिग्री सेल्सियस, भैया हम ले लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस और एक 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को अंतर करेंगे तो 5 ही तो आएगा। अगर हम केल्विन में यही दोनों ले लेते हैं और इनका भी अंतर करें तो उतनी तो आएगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर भागों की संख्या है तो सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाने का भाग का डिस्टेंस जो होगा वो सिमिलर होगा। और इस सिमिलर से एक सिमिलर स्टेटमेंट बनता है कि दोनों पैमानों का तापांतर कैसा होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ अगर अभी दिमाग पे नहीं चढ़ रही है तो मुन्ना मैं न्यूमेरिकल में चढ़वा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, दिमाग में उतना डालो जितना कि आपको सहन हो जाए। कुछ हाई IQ माइंड बच्चे भी होंगे, कुछ लोअर भी होंगे, पर कुछ फ्रेशर भी होंगे। मैं सभी को एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ। और बेटा आज का टॉपिक मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। इंतज़ार रहेगा आपको और हमको न्यूमेरिकल पॉइंट पे आने का। ये टॉपिक डिफेंस, जनरल साइंस, SSC, रेलवे, एवरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। लाइक कमेंट तभी करें जब आपको पल्ले पड़े, नहीं तो ये ग्रेडीपन से मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, पल्ले पड़े तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कराएं कि आइए एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ें और डिफेंस के लिए एक बेहतर तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।